नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष का गजब का रिश्ता है। इनके लिए तो मानो सियासी घमासानी एक रास्ता है। विधानसभा में लेखानुदान के दौरान ऐसा ही घमासान नजर आया और तो और सरकार को अपनों ने ही उलझाया और कुल मिलाकर सदन में टशन जैसी स्थिति बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। सदन में पेश हुआ लेखानुदान। लेखानुदान के केंद्र में किसान। सत्र के दौरान हुआ घमासान। अपनों गैरों ने किया परेशान। संसद हो या राज्य, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होती है और इस मंदिर में जनता से जुड़े फैसले होते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस समय नवनिर्वाचित विधानसभा का संक्षिप्त सत्र चल रहा है। इस सत्र का मकसद लेखानुदान पेश कर लोकसभा चुनाव तक खर्चे का इंतजाम करना है। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया। इस लेखानुदान में राज्य सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान अपने सबसे बड़े वादे यानी कि किसान कर्ज माफी पर रहा। किसान कर्ज माफी के लिए करीब 5,430 करोड़ की राशि निर्धारित की गई। ये राशि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2019 तक की धनराशि है। इसके अलावा गृह विभाग, वन विभाग और ऊर्जा विभाग के लिए राशि आवंटित की गई। सरकार का ध्यान शहर और गाँव के विकास के अलावा महिला एवं बाल विकास पर भी है। इन सभी मदों में अलग अलग राशि आवंटित की गई है। अब बड़ी बात यह है कि लेखानुदान में सरकार ने सबका ध्यान रखा, लेकिन सदन में फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हुआ और मंत्रियों के बीच मतभेद भी सामने आए। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मंत्री गणों को पूरा पढ़ना चाहिए। मतलब मैं उन पे वो नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि आपकी चैनल अभी दिखाने लग जाएगी कि सज्जन वर्मा ने नसीहत दी मंत्रियों को। पढ़ना चाहिए कि अधिकारी जो जवाब बना रहे हैं, कोई अधिकारी भगवान थोड़ी कि जो उसने लिख दिया और वही हम बोलेंगे। हमारा विवेक भी तो है, हमारा अध्ययन भी तो है। उस विवेक और उस अध्ययन के आधार पे हमको बहुत सारी बातें तो ट्रेनिंग दी जाएगी क्या सर मंत्रियों को? दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी दे रहे हैं ट्रेनिंग। कल जो जवाब दिया था आधा अधूरा पढ़ के अगर कोई बयान दे वो जाने। अगर पूरा प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते, उसी के अंदर निर्देश दिए स्पष्ट है परिशिष्टता के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि अलग से आवश्यकता है। देखिए, अब माननीय के बारे में क्या कहूँ, वो कुछ भी बोल सकता है। मैं कहना चाहूँ अगर वो भी प्रश्न का जवाब पढ़ लेते तो ये स्थिति। अब इसकी पृष्ठभूमि तो सत्र के पहले दिन मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान वृक्षारोपण पर मंत्रियों के जवाब से तो तैयार हो ही गई थी। बस फिर क्या था, विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर वार किया और इसकी जिम्मेदारी संभाली पूर्व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने एक तीर से कई निशाने साधे। सर सही, वैसे भी ये यू टर्न सरकार है, मूड वाली सरकार है, पूरा के अंदर ये सरकार चल रही है। सदन चल रहा हो तो दो मंत्रियों ने जो स्वयं का जवाब है बाहर जाके उसका जवाब दिया। चलते सदन में मान्य परंपराओं का, प्रक्रियाओं का पालन करके उनको सदन के अंदर ही अपना स्पष्टीकरण देना था। अगर कोई मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी नियम परंपरा का उल्लंघन किया और मंत्रियों ने भी किया, और दिग्विजय सिंह जी ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने की भी कोशिश की, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये बात तो साफ हो गई कि लेखानुदान पेश होने के दौरान विधानसभा में सियासत का पूरा खेल नजर आया और इसमें सियासतदानों ने अपने राजनीतिक कौशल का भी पूरा इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने, सदन में टशन का माहौल था और सियासतदानों ने किस तरह अपना कौशल दिखाया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है स्टूडियो में, जिसमें शामिल है कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता
राजू मालवीय जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। राकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सबसे पहले लेखानुदान आज पेश हुआ, विपक्ष भी तमाम आरोप लगा रहा है, यूटर्न सरकार के आरोप लगा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इन आरोपों पर? विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, वो कोई नई बात नहीं है, और जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। राकेश जी, लेकिन आरोप जब आप विपक्ष में थे आप भी लगाते थे, यानी कि आप भी मानते हैं कि केवल आरोप ही लगाते थे आप? हम लोग जो लगाते थे मुद्दों को सही लगाते थे, हमारे पास प्रमाण रहते थे। ये तो हवा में बात कर रहे हैं। यानी कि भाजपा के पास कोई प्रमाण नहीं है, आप आरोप लगाते थे, प्रमाण तौर पर लगाते थे। राजू मालवीय जी, क्या कहेंगी आप? मुझे आश्चर्य हो रहा है राकेश जी की बात सुनकर के, लेकिन आज जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि अगले 4 माह मध्य प्रदेश कैसे चलेगा, और इसलिए 4 माह का बजट लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि कभी भी बजट कोई आंकड़े को पहले नहीं बताया जाता, लेकिन कल सबके बीच में ये बात पहुंच चुकी थी कि 89,000 करोड़ का लेखानुदान होगा। मुझे लगता है पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले माननीय वित्त मंत्री जी ये भूल गए जी। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। दूसरा एक विषय, जिस सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया, यानी 89 दिन और 89,000 करोड़, साल भर प्रदेश चलाना नहीं है क्या? आज के लेखानुदान ने यह बता दिया कि 4 महीने बाद हम जाने वाले हैं। यह संकेत दे दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और उनकी सरकार ने। दूसरी चीज, इस लेखानुदान में बताया जाना चाहिए था कि आएगा कहां से और जाएगा कहां। ना आय बताई, ना व्यय बताया। मुझे तो लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं जी, उनका मंत्रिमंडल बहुत अनुभवी है, लेकिन वही दिखा ढाक के 3 पात जी। जो परिदृश्य निकल के सामने आया वो बहुत दुखद था, और उससे भी ज्यादा दुखद तब लगता है जब एक चेहरे पे कई चेहरे लग जाते हैं जी। सुपर सीएम की भूमिका में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ये भूल जाते हैं कि वे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को खुलेआम फटकार लगा रहे हैं जी। वे वन मंत्री को खुलेआम फटकार लगा रहे हैं। वो हो सकता है आपके घर का बच्चा हो, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का, कैबिनेट के में वो मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं, लेकिन घर में जो कुछ गड़बड़ चल रहा है वो सड़क पर आना चाहिए, और वो कैसे आएगा इसका बहुत अच्छे तौर तरीके दिग्विजय सिंह जी जानते हैं। वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, और आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। तो चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से ही जवाब ले लेता हूँ। राकेश जी, तमाम आरोप लगे आप पे, क्या कुछ कहेंगे आप? सिंह जी की भूमिका जैसे बीजेपी में बाबूलाल गौर की है, गौर साहब की है, वैसी दिग्विजय सिंह जी की है। वो अभिभावक के तौर पे बोलते हैं, जो भी कहते हैं, उनका कोई गलत अर्थ नहीं होता उसका। और दूसरा जहाँ तक रहा, और दूसरा जहाँ तक रहा, तो इनने खजाना खाली छोड़ा था। इनने भी जाते, इनको खुद को पता था पहले से कि ये सरकार में नहीं आने वाले, तो शिवराज सिंह जी ने बहुत घोषणा कर गए। इनने भी लोन लिया था, हम लोगों ने भी जनता की भलाई के लिए लोन लिया था सरकार। तो बताइए ना, बताया क्यों नहीं? हम तो मना नहीं कर रहे कि आप लोन मत लीजिए, पर बताइए तो आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ? वो बताइए ना, आपको चिंता क्या कर रही है अब। चलिए मैं गौरव जी आपके पास आना चाहूँगा। गौरव जी, आज का जो लेखानुदान पेश हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? पूरी प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लेखानुदान पेश हुआ है वो 89,000 करोड़ का नहीं है जी, वो 77,189 करोड़ रुपए का लेखानुदान है जी। दूसरी बात, ये जो तकनीकी बात आ रही है कि बजट की तरह लेखानुदान को लीक कर दिया गया, ऐसा नहीं है। बजट अगर, और सवाल इस पे भी है, जो प्रदेश के बड़े विपक्ष में नेता हैं और संसदीय जानकार हैं, अगर वो इस तरीके का प्रश्न उठा रहे हैं कि आय और व्यय की जानकारी नहीं दी, तो लेखानुदान में कभी भी आय और व्यय की जानकारी नहीं दी जाती है जी। आय और व्यय की जानकारी सिर्फ बजट में दी जाती है।
बजट में कहाँ खर्च होंगे ये प्रावधान किए जाते हैं, बजट में कहाँ से आय होगी ये बताया जाता है, और आम जनता को हम क्या क्या लाभ दे सकते हैं ये बताया जाता है। तकनीकी तौर पर चूंकि लेखानुदान मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुत सीमित बार प्रस्तुत हुआ, मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं अपनी जानकारी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में लेखानुदान पेश हुआ है। और लेखानुदान पेश किया जाता है तो उसे लीक किया जाए या ना किया जाए, या बताया जाए या ना बताया, चूंकि ये कैबिनेट का विषय होता है, कैबिनेट लेखानुदान को मंजूरी देती है, मंजूरी के बाद सदन में पेश किया जाता है, तो बजट नहीं बताया जाता है, लेकिन लेखानुदान बताया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है इसमें। चलिए, त्रुटि नहीं है। इसके साथ ही राजू मालवीय जी, एक चीज़ और, जब 2009 में आप आए थे तो शायद आपने भी लेखानुदान पेश किया था, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर पूर्ण बजट पेश कर देते तो आप ये कहते हैं, कांग्रेस पे ये आरोप लगाते कि भाई लोक लुभावन बजट आपने पेश कर दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। नहीं, बजट तो कानूनन प्रस्तुत कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मैं इतना विषय जानती हूँ सचिन जी, इतना ना समझ मत समझिए। नहीं, मैं आपको कोई ना समझ नहीं समझ तो जो मैं किसी को ना समझ नहीं उन्होंने जो किया है उसमें जो खामियां मुझे नजर आई जी, या मेरे दल को नजर आई, वो मैंने आपके सामने रखी है, और सारी उसकी जो चीजें हैं उनको देख कर रखी है कि कहाँ क्या होना चाहिए था। रही बात, मैंने अभी आपसे कहा था कि सरकार चला कौन रहा है, एक सीएम है, दूसरे सुपर सीएम है, तीसरे गुना से भी कुछ ये बार बार जताते रहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री हूं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोग सरकार चला रहे हैं। प्रशासनिक वो तंत्र जिसे वल्लभ भवन चलाता है, आज कौन चला रहा है जरा देखिए तो, उन्हें चला रहे हैं रवि बिलगैया जी। हर वो जरूरी काम जिसमें को होना होता है वहां लिखा होता है RB, हु इज रवि बिलगैया। सरकार चला रहे हैं राजेंद्र मिगलानी जी, संजय श्रीवास्तव जी कार्यक्रम बना के भेजते हैं। भाई, आपका इतना बड़ा IAS का तंत्र है, और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा तंत्र में रहने वाला एक सुरक्षा कर्मी, हरियाणवी गनमैन, वो सीनियर IAS ACS लेवल के अधिकारियों को नाम से बुलाता है, इकबाल इधर आओ, राधेश्याम इधर आओ, फलाने इधर आओ। ये ऐसे सरकार चलेगी? ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की जब सरकार चलती है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। चलिए राकेश जी, तमाम आरोप आप पे लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर? नहीं, ये तो गलत है, इस तरह का कुछ नहीं है। अशोक परमार हैं, मनु श्रीवास्तव हैं, ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। और कमलनाथ जी सबको, कमलनाथ जी सबको बराबर इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं। माननीय कमलनाथ जी देते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन किसने एक गनमैन को अधिकार दिया कि ACS को नाम से बुलाए? गलत क्या उनका सम्मानजनक स्थान नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार में? नहीं, ये किया जाएगा। चलिए राकेश जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। नहीं, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप। नहीं, प्रमाण दें, कुछ ऐसा नहीं है सब। मैं बिल्कुल प्रमाण दे दूंगी इसके लिए। ये लोग क्या 15 साल सत्ता में रहे हैं और सत्ता इनके हाथ से चली गई, तो ये 2 महीने से हैरान परेशान है। इधर ये परेशान है, उधर शिवराज सिंह जी परेशान है, वो कहते हैं टाइगर जिंदा है। जिंदा है, उसमें कहाँ दिक्कत है? चलिए गौरव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष और विपक्ष हमेशा करते रहते हैं, लेकिन प्रदेश में आगे सुचारू रूप से पूरी तरह से योजनाएं हो, इसके साथ ही एक ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी सवालिया निशान हमेशा उठते रहते हैं। तो इस बार अभी तक आपको सरकार में क्या कुछ देखने को मिला? क्या इस ब्यूरोक्रेट्स अभी हावी है क्या सरकार पर? क्या सचिन जी, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई वल्लभ भवन में, और बात मेरी जो हुई थी वो पिछले 60 दिनों के कार्यकाल को लेकर, कार्यकुशलता को लेकर, और पिछले मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर जी, कि किस तरह की कार्यशैली और किस तरीके का व्यवहार मुख्यमंत्री आप लोगों से करते हैं। तो हाल फिलहाल ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई, और मैं उन अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ, वो अधिकारी जिन्हें ये कहा गया कि इन्हें लूप लाइन में पटका गया है, तबादला किया गया, बदला गया, मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। उन अधिकारियों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी डर या भय नहीं था, क्योंकि एक विश्वसनीयता जो उन अधिकारियों के साथ मैंने पिछले 20 साल में अपने पत्रकारिता के जीवन में कायम की है जी, उस
विश्वसनीयता के नाते हम कई बार कई अफसरों और राजनेताओं के साथ खुली बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस विश्वसनीयता के कारण उन्होंने जो बताया है, एक मध्य प्रदेश की कार्यशैली और कार्य संस्कृति में बदलाव आ रहा है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कार्यशैली में कोई खराबी थी। शिवराज जी चूंकि जनता के बीच रहकर जनता के विजन के अनुरूप अपनी कार्य योजनाएं बनाते थे जी। उनका भी एक प्रेशर गुट, एक अधिकारियों का गुट काम करता था साथ में। वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ थोड़ा सा जनता के साथ दूरी बना करके काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है जी। अधिकारियों को वो लिबर्टी देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी अधिकारियों को लिबर्टी तब तक नहीं देते थे जब तक वो उन योजनाओं को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते थे। बिल्कुल। कमलनाथ जी के कार्यशैली में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि चूंकि वो नेशनल लेवल पर लंबे समय तक बड़े प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण पदों पर रहे हैं जी। जो उनका एक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रहा है जी। उस राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के कारण कमलनाथ जी कई बार अधिकारियों की छोटी सी बात में बड़ा सार देखकर उन्हें फ्री हैंड दे देते हैं। दूसरी चीज, जो अधिकारियों के ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात और आरोप लगते रहे, हाल फिलहाल अभी तक तो इस तरीके की कोई घटना नजर नहीं आ रही है, लेकिन कमलनाथ को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश का जो बाकी मंत्रिमंडल है उन पर ये अधिकारी हावी होते हुए नजर आ रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता जी। चलिए राकेश जी, अधिकारी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ये गौरव जी भी कह रहे हैं, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी भी कह चुके हैं एक तरह से इशारों में, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं। क्या कहेंगे आप, वाकई ऐसा हो रहा है क्या? अभी कम समय हुआ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कम समय तो हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा, ये कोई ट्रायल करने के लिए वो थोड़ी ना है पूरा प्रदेश खिलौना की तरह हो। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हावी हैं अधिकारी, सब समझ रहे हैं, मंत्री लोग भी समझदार हैं, समझ रहे हैं हर चीज़ को। अधिकारियों को लेकर मंत्री आपस में भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखा होगा आपने। ये तो हमेशा चलता रहता है। आगे भी चलता रहेगा क्या? नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा। चलिए राजू मालवीय जी, ऐसा चलता रहता है लेकिन आगे नहीं होगा और आपको आगे ऐसे मौके नहीं मिल पाएंगे, यानी कि नहीं मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल तो मुझे अधिकारियों से ज्यादा कांग्रेस में अंतर्द्वंद और अंतर्कलह नजर आ रही है जी। कि जिस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री को सरेआम लताड़ लगाई जाती है सिर्फ इसलिए कि वो कमलनाथ जी के गुट से आते हैं जी। किसी और को इसलिए लताड़ लगाई जाती है कि सिर्फ इसलिए कि वो जमुना देवी जी का भतीजा है। अपने पुत्र के मोह में कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बनाना है तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए। एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते भी देखे गए कि मैं तो राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति था भाई, लेकिन जयवर्धन को बनाना था इसलिए सबको बना मिलने का उसका फायदा मिल गया। तो ये जो चीजें हैं, चलिए किसने कहा है? आप आरोप लगा रही है, किसने कहा? राकेश जी, जब आपसे पूछता हूँ जब आप बोलिए, अभी उनके आरोप पूरे सुन लीजिए, उसके बाद जब आपसे पूछूं जब आप बोलिए। राजू जी, एक आरोप आप लगा रही है कि मिनिस्टर कहते रहे मैं राज्य स्तरीय मंत्री आदमी हूं, किसने कहा? ये नाम लीजिए ना उनका। ऐसा है कि ये सब चीजें ओपन करने की नहीं होती, जब जहां बहुत जरूरत होगी विपक्ष के नाते जब आप आरोप लगा रहे तो बताइए ना। होगी तो मैं नाम भी बताऊंगी। कब होगी जरूरत? निश्चिंत रहिए। नहीं, कब होगी जरूरत? जरूरत कब आएगी? फिलहाल मैं इस बात की जरूरत नहीं समझती, लेकिन किसी फोरम पर अगर कोई ऐसी बातचीत होगी तो मैं उसको नाम भी बता दूंगी, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे बताने का उद्देश्य केवल ये है कि बहुत वरिष्ठ विधायक वहां थे जी। उनको छोड़ करके केवल पुत्र मोह में कैबिनेट का गठन हुआ और उसके बाद भी मन से वो सुपर सीएम बनने का भ्रम नहीं जा रहा। चलिए राकेश जी, क्या कहेंगे आप? आरोपों की लड़ी आप पर लग गई है। जब तक ये उस मंत्री का नाम नहीं बताया तो इस बात का कोई अर्थ नहीं। दूसरा यह है, जयवर्धन सिंह जी सेकंड टाइम जीते हैं, कोई पहली बार नहीं बने एमएलए, और वो सब ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं इस कारण ही उनको बना दिया गया जी। पहले उन्होंने नगर पालिका में काम किया है, उसके प्रेसिडेंट है वो राधोगढ़ के, 5-6 बार के विधायक भी होंगे भैया। और क्या कहते हैं, नहीं ये तो अब उनका सीएम का लुकलाउट रहता है, किसको बनाना किसको नहीं बनाना जी। और दूसरा उसके अलावा बाबूलाल गौर जो थे उनने भी आप क्या, जैसे आप दिग्विजय सिंह का कह रही हैं, उनने 1 महीने पहले आपकी पार्टी मीटिंग में बोला था कि ये गलत किया बीजेपी ने जो बोला माफ करो महाराज फिर से शिवराज, ये बाबूलाल गौर ने बोला था। पार्टी की मीटिंग अलग विषय होता है, पार्टी के अंदर घर के अंदर आप सब बातें कहने के। चलिए पार्टी के अंदर तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक के मंचों पर ये सब चीजें कहना कितना उचित लगता है? उचित नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर ये सब चीजें कहना कितना उचित लगता है कि भाई आप तो विधानसभा का अपमान कर रहे हैं, पार्टी के अभिभावक नहीं, उसका अपमान नहीं है, पार्टी के अभिभावक हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्हें
तो आगे उनको से छूट कहा है, उनको छूट है विधानसभा का अपमान करने की। विधानसभा का अपमान नहीं किया उन मंत्री, देखिए आप उन मंत्रियों ने क्या बोला कि हम रिपोर्ट का परीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद उसके पहले वो मंत्री आदेश दे चुके थे जांच के। आप लोगों ने इसको ही समझ लिया कि आप लोग क्लीन चिट दे दी बीजेपी को, ऐसा नहीं है। मैं क्लीन चिट पे तो बात ही नहीं कर रही, जिस दिन क्लीन चिट पे चलिए डिबेट गौरव करेंगे जी उस मैं दिन आपके उस पे पास कर लूंगी। आऊंगा, मैं तो आज जो बात कर रही हूँ लेना कि चाहूंगा गृह इस मंत्री को बहस का सरेआम सार फटकार किस तौर लगाई से जा रही है, देखेंगे। ये क्या और है? दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में और संग्राम होना बाकी रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो आने बाकी है। नहीं, निसंदेह पक्ष और विपक्ष का काम है कि आपस में लड़ते रहें जी। अगर सहयोग करने लगेंगे तो कभी भी भला नहीं हो पाएगा इस प्रदेश का। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ये जो तकरार है, ये जो टसन है सदन के बीच में जी। वो टसन हमेशा चलता रहे, जिससे कम से कम मध्य प्रदेश की जनता का भला होता रहे। बिल्कुल। लेकिन एक बात और साथ में कहना चाहूंगा कि जो दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में जो टसन कर रहे हैं उस पर लगाम लगाएं तो आम जनता का और ज्यादा भला होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव जी शुक्रिया, राकेश जी शुक्रिया, इसके साथ ही राजू मालवीय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदन में टशन, गौरव जी ने अंतिम बार में जाते जाते एक बात वो कह दी है कि ये पक्ष और विपक्ष अगर ऐसे ही लड़ते जाएंगे तो प्रदेश की जनता का भला होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर लड़ाई एक चीज की और बाकी है कि लोकसभा चुनाव आने को है और सबको दिखाना है कि देखिए जनता, हम आपके लिए कितना क्या कुछ काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और सबको जनता को लुभाना है। अब देखना ये होगा टशन ये आगे कितना और आगे बढ़ता जाता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।